मित्रों, प्रज्ञा प्रवाह चैनल में आपका स्वागत है। निबंध श्रृंखला चल रही है। आप में से तमाम लोगों ने यह मांग की थी कि भारतीय संस्कृति और साहित्य के अंतर संबंध पर एक वीडियो आना चाहिए। आपकी मांग के अनुरूप हम साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध इस पर आज चर्चा करेंगे। यह प्रश्न भिन्न भिन्न रूपों में प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, पीसीएस में भी और समीक्षा अधिकारी में और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी किसी न किसी रूप में इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है संस्कृति का, उसमें भी इसका किसी न किसी रूप में योगदान रहेगा। अब हम सीधे मूल विषय पर आते हैं, साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध। जैसा कि हमने निबंध के मुख्य तत्व में बताया है कि सबसे पहले हमें प्रस्तावना, उसके पश्चात उसके मूल प्रतिपाद्य और अंत में सकारात्मक निष्कर्ष के द्वारा अपनी बात को कहना है। अब यहाँ पर साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध के संदर्भ में पहले साहित्य का स्वरूप क्या है, संस्कृति का स्वरूप क्या है, इनको समझ लेना है। और एक बढ़िया सा उदाहरण के लिए आप चाहे कोई कविता रख सकते हैं या किसी प्रसंग को वहाँ पर उद्धृत कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो भारतीय संस्कृति की भारतीय संस्कृति के उदाहरण के माध्यम से अपनी बात कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व के नागरिकों का, विश्व के राष्ट्राध्यक्षों का, विश्व के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन चल रहा था और उस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व्याख्यान दे रहे थे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए। तो उन्होंने इस तथ्य को उद्धृत किया कि हमें गर्व है कि हम उस देश से संबंधित हैं जिसने संसार को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। तो इस प्रकार से जो हमारी संस्कृति है वह बुद्ध की संस्कृति है, मानवतावाद की संस्कृति है, युद्ध की संस्कृति नहीं है। एक दूसरा उदाहरण आप यहाँ भी रख सकते हैं शिकागो धर्म सम्मेलन का। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लिया गया था और उनके द्वारा उस सभा में जो व्याख्यान दिया गया, मेरे अमेरिका भाइयों और बहनों, यह कहते ही पूरा जो हाल था वह गुंजायमान हो उठा। उसका कारण क्या था? उसका कारण भारतीय संस्कृति में परोसे गए मूल्य थे, भारतीय संस्कृति में जीवंत मूल्य थे। इसके पहले के जो वक्ता थे वो लेडीज एंड जेंटलमैन बोला करते थे। स्वामी विवेकानंद पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भाइयों और बहनों का संबोधन किया। यह अमेरिका के लिए बहुत नई बात थी, लेकिन हमारे लिए तो सामान्य बात थी, क्योंकि यहाँ पर सभी को भाई और बहन के रूप में संबोधित करना सामान्य परंपरा है, सामान्य शिष्टाचार है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। यहाँ की संस्कृति में निहित है मातृवत परदारेषु, अर्थात जो महिलाएं हैं उन्हें माँ के समान देखना, यह हमारी संस्कृति का मूलभूत अंग है। तो ये दो उदाहरण हैं जिनके द्वारा आप अपनी प्रस्तावना की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम आते हैं साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध। हम साहित्य और समाज और साहित्य और नैतिक मूल के व्याख्यान में, वीडियो में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि किस प्रकार से जो साहित्य है वह हित से संबंधित है। सहितयो भावः साहित्यः, वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट फॉर होल यूनिवर्स, जिसमें संपूर्ण विश्व का कल्याण निहित हो, जिसमें संपूर्ण विश्व का हित निहित हो, वह साहित्य है। और इस रूप में साहित्य संपूर्ण विश्व के हित की कामना करता है, मानव हित की कामना करता है। इस पर विस्तृत चर्चा पूर्व के निबंधों में हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर विस्तार में नहीं जाना है। यहाँ पर बस इतना है कि वह भाग जो मानव के हित को
प्रतिपादित करता है, मानव के हित को मुखरित करता है, मानव के हित को आगे बढ़ाता है, वह साहित्य है। और इसी को राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि केवल मनोरंजन ही नहीं, कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अर्थात साहित्य उचित उपदेश के द्वारा यह सिखाता है कि हमें राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान नहीं। रामादिवत प्रवर्तितव्यम न तो रावणादिवत। तो यह साहित्य का मुख्य स्वरूप है। विस्तार के लिए आप साहित्य और समाज और साहित्य और नैतिक मूल्य के वीडियो को देख सकते हैं। अब संस्कृति क्या है? संस्कृति समकृति। यहाँ पर कृति है। कृति का अभिप्राय है कि कोई भी कार्य, और उसमें जब सम लग गया, सम का अभिप्राय है भली भांति। जब कोई कार्य प्रणाली भली भांति संपादित होने लगे, संपादित होने का विधान करने लगे, संपादित होने की प्रक्रिया शुरू कर दे, तो उसी को संस्कृति कहते हैं। बहुत सुंदर परिभाषा महान संस्कृति शास्त्री हर्स्कोविट्ज़ ने दी है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। आप पर्यावरण में देखिए कि जो भी चीज़ें एक तो प्रकृति के द्वारा हैं, निर्मित हैं, और दूसरी संस्कृति के द्वारा। तो जो प्राकृतिक हैं उनके अतिरिक्त जितनी भी चीज़ें हैं वह सभी संस्कृति का अंग हैं। इस रूप में संस्कृति के दो भेद किए जाते हैं, एक भौतिक संस्कृति, दूसरा अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति में जैसे हम ये लेखनी लिए हैं, ये बोर्ड है, मकान है, कैमरा है जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है, जितनी भी चीज़ें हैं वह सभी भौतिक संस्कृति के अंग हैं। और दूसरा अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति में हमारे मूल्य आते हैं, परंपराएं आती हैं, संस्कार आते हैं। इस रूप में जो भौतिक संस्कृति है, कभी कभी इसको सभ्यता के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे ने इसके संदर्भ में बहुत सटीक टिप्पणी की है कि हम जो हैं वह सभ्यता है और हमारे अंदर जो है वह संस्कृति है। अर्थात हम जो हैं, हमारा जो बाह्य तत्व है, जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं वह सभी सभ्यता का अंग हैं, और जो जिसके द्वारा हम संचालित होते हैं, हम यहाँ जो बोल रहे हैं, हमारे जो मूल्य हैं, ये सब कुछ संस्कृति के भाग हैं। इसको और विस्तार से समझ लेते हैं। टायलर ने अपनी पुस्तक ऑन कल्चर में लिखा है कि संस्कृति में धर्म, कला, विज्ञान, साहित्य, राजनीति सब कुछ समाहित है। आप संस्कृति का जो इंग्लिश वर्जन है उसमें देखें, कल्चर से बना हुआ है। कल्चर किससे बनता है? कल्ट। कल्ट से ही कल्टीवेशन। आप जानते हैं कि किसान क्या करता है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसमें जैसे ही हल चलाए वैसे ही संस्कृति की शुरुआत हो गई। जब आदि मानव आया और जैसे ही उसने जो प्रकृति में पत्थर पड़ा हुआ था उसको उठा लिया, संस्कृति की शुरुआत हो गई। उसने पत्थर उठाया और उसको शिकार के लिए प्रयोग किया और उसमें से चिंगारी निकली। तो वह जो चिंगारी थी वह एक छोटी आग नहीं थी, बल्कि वह संस्कृति की चिंगारी थी, संस्कृति की ज्योति थी, जो आज भिन्न भिन्न रूपों में हमारे सामने प्रकट हो रही है, विद्युत के रूप में और अन्य भिन्न भिन्न जो भी माध्यम हैं उसके रूप में। तो इस प्रकार से जैसे ही प्रकृति से भिन्न कोई भी चीज़ आई वह हमारी संस्कृति का अंग है। इसलिए पर्यावरण का मानव निर्मित भाग संस्कृति की सबसे सटीक परिभाषा है। और इसमें जो भी चीज़ है पर्यावरण के अतिरिक्त जिसमें मानव का हस्तक्षेप है वह सब संस्कृति का अंग है। अब हमने यह समझ लिया कि संस्कृति क्या है। अब हम निबंध के दूसरे भाग में आते हैं, जो हमारा शीर्षक है साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध। हमको यह देखना होगा कि वस्तुतः साहित्य और संस्कृति किसके लिए हैं, किसके द्वारा बनाए गए हैं
और इनका कारण क्या है। यहाँ पर आप अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र की परिभाषा याद करिए। उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा दी थी, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ठीक यही परिभाषा यहाँ पर और अधिक रूप में फिट बैठती है, चाहे वह संस्कृति हो, चाहे साहित्य हो, चाहे समाज हो, यह मानव का, मानव के द्वारा और मानव के लिए है। इसीलिए हमारा जो यजुर्वेद है वहाँ पर संस्कृत को परिभाषित करते हुए कहा गया था, सा संस्कृति ही प्रथमा विश्ववारा, अर्थात संस्कृति वह है जो प्रथमा, सर्वप्रथम विश्व के कल्याण के लिए प्रयोग की गई। जैसे ही विश्व के कल्याण की प्रक्रिया शुरू हुई, अभी हमने आदि मानव के पत्थर उठाने का एग्जाम्पल दिया था, तो जैसे उसने पत्थर उठाया, वह पत्थर उठाना संस्कृति की शुरुआत थी। वह जो चिंगारी थी वह संस्कृति की ज्योति थी, संस्कृति की आग थी, संस्कृति की आभा थी, संस्कृति का प्रकाश था, जो आज भिन्न भिन्न रूपों में, आज जो लाइट देख रहे हैं, इंटरनेट है, जितनी भी चीज़ें हैं, वह सब संस्कृति उसी का विस्तृत रूप है। तो इस रूप में जो संस्कृति है वह जो सर्वप्रथम विश्व के कल्याण के लिए प्रयुक्त हुई, वह संस्कृति है। और साहित्य भी यही इसी उद्देश्य के लिए होता है। जैसे कि हमने पूर्व में कहा था कि सब सुख करनी सब दुख हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। सब सुख करनी, सभी सुख को करने वाली, सभी दुख का हरण करने वाली तुलसी कथा रघुनाथ की। न केवल रघुनाथ की कथा, बल्कि कृष्ण की कथा, युधिष्ठिर की कथा, हरिश्चंद्र की कथा, श्रवण कुमार की कथा, जितने भी साहित्य हैं, मार्स की कथा, ये सभी सुख करनी दुख हरनी। भरत मुनि ने जब नाटक का लक्षण दिया, आप जानते हैं कि नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि हैं, विश्व का पहला व्यक्ति जिसने यह प्रतिपादित किया कि नाटक किस रूप में होना चाहिए। तो उन्होंने इसमें कहा था, दुखार्ता नाम समार्ता नाम नाट्य में तद भविष्यति। दुखार्ता नाम, यह जो है दुख को समाप्त करने वाला होगा, दुख की पीड़ा को, श्रम की पीड़ा को, जितने भी प्रकार की पीड़ा हैं उन सभी पीड़ा को समाप्त करने वाला यह नाटक होगा। तो अर्थात जो साहित्य है वह सभी पीड़ा को समाप्त करता है, सभी दुखों को दूर करता है और सुख का विधान करता है। और संस्कृति का भी उद्देश्य यही है, विश्व का कल्याण करना। कल्चर का अभिप्राय है जो चीज़ें अव्यवस्थित हैं उन्हें व्यवस्थित कर देना। हमने कल्टीवेशन का उदाहरण दिया था, मिट्टी अव्यवस्थित रहती है, किसान कल्टीवेशन के द्वारा एक सस्य श्यामला धरती के रूप में जो अनुर्वर भूमि है उसको परिवर्तित कर देता है। यह है संस्कृति का प्रभाव, यह है संस्कृति का कार्य। तो इस रूप में संस्कृति और साहित्य दोनों का जो अंतर संबंध है, जो अंतर संबंध का निर्धारक है, वह मानव है। और इस तरह से संस्कृत और साहित्य परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। चाहे वो संस्कृति हो, चाहे साहित्य हो, ये सारे के सारे जो मूल्य हैं, सारे के सारे जो तथ्य हैं, यह जो विश्व के परम मूल्य हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, उन्हीं से संचालित होते हैं। सत्यम शिवम और सुंदरम वह महामंत्र है जो आपके साहित्य के निबंध को, संस्कृति के निबंध को, समाज के निबंध को ऊर्जान्वित करता है, जो उसको समृद्ध करता है, उसको महत्व प्रदान करता है। अगर हम देखें कि जो सत्यम है, सत्यम का अभिप्राय होता है तथ्य, फैक्ट्स। इस रूप में जो मानव ही नहीं बल्कि मानव के अतिरिक्त जो भी सजीव निर्जीव हैं, पेड़ पौधे पशु, सब के सब सत्यम हैं, अर्थात तथ्य हैं, इनकी सत्ता है। अब इसको शिवम, शिवम का मतलब कल्याणप्रद, शिव का अभिप्राय होता है जो कल्याणकारी हो। कल्याणप्रद बनाने का कार्य साहित्य और समाज करता है।
इसीलिए साहित्य के मूल भाव में ही निहित है हित साधन करना। हित साधन करना मतलब कल्याण करना, और फिर इसको और व्यवस्थित करके जो सुंदरम बनाने का कार्य है वह संस्कृति करती है। इसीलिए ग्रीक दर्शन के जो महान विचारक माने जाते हैं प्लेटो, उन्होंने इन तीनों मूल्यों को सुप्रीम बीइंग, सत्य, बीइंग का अर्थात अस्तित्व होना, सुप्रीम वर्च्यू अर्थात गुण, और सुप्रीम ब्यूटी अर्थात सुंदरम, इस रूप में परिभाषित किया है और यह बताया है कि संस्कृति में यह तीनों तत्व समाहित हैं। चाहे वह तत्वमीमांसी सत्ता हो, चाहे सांसारिक सत्ता हो, सभी में ये तीनों मूल्य किसी न किसी रूप में समाहित रहते हैं। तो इनको जोड़ने का जो काम है वह मानव करता है। और आप देखें कि संस्कृति के जो भी तत्व हैं, धर्म, कला, विज्ञान, साहित्य, राजनीति, इन सारे तत्वों पर जो साहित्य है, साहित्य का अमिट प्रभाव है। हमने साहित्य और नैतिक मूल्य के निबंध के संदर्भ में बताया था कि जब संस्कृति सारी चीज़ों को देती है तो फिर साहित्य की क्या आवश्यकता। संस्कृति में धर्म भी समाहित है, कला भी समाहित है, विज्ञान भी समाहित है, तो साहित्य का क्या काम है। इसका उत्तर यह है कि चाहे विज्ञान हो, चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म हो, चाहे कला हो, इनका जो प्रतिपादन शैली रहती है, इनका जो बताने का तरीका होता है वह उतना सरस नहीं होता, बल्कि नीरस होता है। किसी भी चीज़ को समझाने की तीन शैली होती है। गुरु की शैली होती है, एक मित्र की शैली होती है, और एक होती है कांता। कांता का अभिप्राय प्रिय पत्नी। तो जो गुरु की शैली होती है, गुरु कहते हैं सत्य का पालन करो, मित्र कहते हैं यार तुम्हें सत्य का पालन करना चाहिए, साहित्य कहता है कि तुम राजा हरिश्चंद्र की तरह आचरण करो। और उसी साहित्य का इतना अमिट प्रभाव पड़ता है कि एक छोटा सा बालक मोहनदास करमचंद गांधी उस सत्य हरिश्चंद्र नाटक को देखता है और आजीवन वह सत्य और अहिंसा का व्रत ले लेता है। यह साहित्य का प्रभाव है। साहित्य बहुत छोटे शब्दों में कह देता है कि हमें राम की तरह आचरण करना चाहिए, राम की तरह व्यवहार करना चाहिए। और इस रूप में जो साहित्य है वह संस्कृति के तथ्यों को क्या करता है, जीवंत करता है, जन जन में पहुंचा देता है, मन मन में पहुंचा देता है। और इस रूप में जो संस्कृति के मूल्य हैं, इनको जो व्यापकता प्रदान करने का काम करता है वह साहित्य करता है। यह साहित्य का महत्व है। तो इस प्रकार से साहित्य और संस्कृति यह परस्पर पूरक हैं। आप सोचें कि जैसे यह ब्लैक बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है, इसका जो निर्माण हुआ तो इसके निर्माण में एक सांचा है। तो जो सांचा होता है वह सांचा हमें संस्कृति से मिलता है, और इस सांचे को आगे बढ़ाने का काम, इस सांचे को जन जन तक पहुंचाने का काम साहित्य करता है। संस्कृति ने राम के रूप में एक सत्य का, सदाचारी व्यक्ति का, पितृ की आज्ञा पालन करने वाले व्यक्ति का मूल्य दिया, और साहित्य ने उसे जन जन में पहुंचा दिया। तो इस रूप में जो साहित्य है वह संस्कृति को जीवंत करता है। इसीलिए संस्कृति और साहित्य के परस्पर अंतर संबंध को व्यक्त करते हुए मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि राम तुम्हारा चरित्र ही महाकाव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। अर्थात साहित्य को संस्कृति की और संस्कृति को साहित्य की आवश्यकता है। यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सत्य, अहिंसा, जितने भी मूल्य हैं, इन सभी मूल्यों को लोकप्रियता प्रदान करने का काम
साहित्य करता है। गीता में जो निष्काम कर्म है, जो भक्ति है, जो ज्ञान है, इन सारे तत्वों का प्रतिपादन महाभारत रूपी साहित्य के द्वारा हुआ। कृष्ण और अर्जुन उसमें प्रतीक बन गए, सिंबल बन गए। ठीक इसी प्रकार से हमारे जितने भी मानव मूल्य हैं, इन सभी मूल्यों को व्यवस्थापित करने का काम, प्रतिष्ठापित करने का काम साहित्य करता है। महात्मा गांधी ने एक बार उनसे कहा कि गांधीवाद सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय दर्शन है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा था, गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। हमने जो भी लिया है यह भारतीय संस्कृति में जो निहित मूल्य हैं, सत्य के, अहिंसा के, इनसे लिया है। हमारे अंदर जो सद्भाव है, सभी के प्रति, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव है, यह मुझे जैन दर्शन के अनेकांतवाद से मिला। जो मानवतावाद है वह महात्मा बुद्ध से मिला। सत्य, मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, युगों युगों से भारत में यह चलती आ रही परंपरा है और उसी से मैंने इसको ग्रहण किया है। तो इस रूप में जो संस्कृति के तत्व हैं वह साहित्य में मुखरित होते हैं। अगर यह कहें कि जो संस्कृति के मूल्य हैं वह बीज होते हैं और जो साहित्य है उस बीज को पौधा बना करके, उस बीज को वृक्ष बना करके पल्लवित, पुष्पित और फलित करता है। यह साहित्य और संस्कृति का परस्पर अंतर संबंध है। फिर वह चाहे जिस क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में देखिए, तो धर्म के क्षेत्र में जितने भी भारतीय संस्कृति से संबंधित राम कथा है, कृष्ण कथा है, अगर सोचिए कि रामायण और महाभारत की रचना नहीं होती, रामचरितमानस जैसा साहित्य नहीं होता, तो क्या हम राम और कृष्ण की कहानी को जान पाते? तो जो भी, या ईसाई धर्म में देखिए बाइबिल है, बाइबिल भी क्या है? एक साहित्य है जिसके द्वारा, और उसके बाद फिर भिन्न भिन्न कहानियाँ हैं जिनके द्वारा साहित्य धर्म के मूल्यों को प्रकट करता है। इसी प्रकार से कला है, कला में स्थापत्य कला है, जितनी भी प्रकार की कलाएं हैं वो सारी की सारी कलाएं साहित्य के द्वारा मुखरित होती हैं। विज्ञान का भी एक साहित्य है, राजनीति का भी साहित्य है, जैसे दास कैपिटल मार्क्स की रचना है, यह राजनीतिक ग्रंथ भी है। चाणक्य का अर्थशास्त्र है, यह राजनीतिक ग्रंथ है, लेकिन अभिव्यक्ति होने के लिए इसको साहित्य की आवश्यकता होती है। इसको और व्यवस्थित ढंग से मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ में स्पष्ट कर दिया गया। तो चाणक्य नीति के रूप में स्थापित हो गई। तो संस्कृत के जो भी तत्व हैं, चाहे वह सामाजिक तत्व हैं, चाहे राजनीतिक तत्व हैं, चाहे आर्थिक तत्व हैं, सारे के सारे तत्व साहित्य के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति पाते हैं, साहित्य के द्वारा प्रकट होते हैं। आज पर्यावरण संस्कृति सर्वाधिक प्रासंगिक है और इसको भी अगर हम देखें तो जो भारतीय संस्कृति में प्रकृति पूजा का विधान है, और यह आज पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है, हमारे यहाँ पृथ्वी की पूजा के संदर्भ में माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, भूमि हमारी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, इस रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है। तो यह जो संस्कृति का समन्वयात्मक पक्ष है सभी क्षेत्रों का, वह साहित्य के द्वारा मुखरित होता है, साहित्य के द्वारा प्रकट होता है। इस रूप में साहित्य और संस्कृति परस्पर अंतर संबंधित हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने मनुष्य और देवताओं के संबंध को स्थापित करते हुए कहा था कि न केवल देवता देवता हैं, बल्कि मनुष्य भी देवताओं के लिए देवता है। और इस रूप में उन्होंने परस्पर देवो भव, दोनों एक दूसरे के लिए देवता हैं, का विधान किया। ठीक उसी प्रकार से हम साहित्य और संस्कृति या साहित्य और समाज को यह कह सकते हैं कि यह परस्पर देवो भव, एक दूसरे के लिए कल्याणकारी हैं, एक दूसरे को उपकृत करते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ाते हैं। और वस्तुतः इन दोनों के आगे बढ़ने में मानव स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ जाता है।
अब वर्तमान समय में साहित्य और संस्कृति की प्रासंगिकता पर आते हैं कि यह जो वर्तमान युग है, आप देखें कि आप जो यह वीडियो सुनेंगे वह सोशल मीडिया के द्वारा सुनेंगे, यूट्यूब के द्वारा देखेंगे। तो यह जो किसके द्वारा ये चीज़ें हो रही हैं? इंटरनेट के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तमाम साइट्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, जितनी भी चीज़ें हैं हम एक दूसरे के द्वारा जुड़ी हुई हैं और इसने कर लो दुनिया मुट्ठी में को चरितार्थ कर दिया है। आज ग्लोबल विलेज की अवधारणा फलीभूत हो रही है, किंतु यह जो जोड़ है, इस जोड़ के साथ हम देख रहे हैं कि निरंतर मनोव्याधियां बढ़ रही हैं, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, मनोरोग बढ़ रहे हैं। अभी आप सुशांत सिंह का उदाहरण ले सकते हैं कि इतनी मनोव्याधियां हैं, इतने मनोरोग बढ़ते जा रहे हैं कि यह जो जोड़ है, यह जोड़ वस्तुतः विखंडन में तब्दील हो रहा है। यह जोड़ विखंडन की ओर जा रहा है। किसी फिल्म का गाना है कि भीड़ में हम अकेले हैं, चारों तरफ बेशुमार आदमी और हर तरफ अकेला आदमी। अर्थात आदमी के बीच में जो आदमी है वह अकेला है। इस अकेलेपन का कारण क्या है? इस अकेलेपन का कारण यह है कि जो यह इंटरनेट है, यह सूचनाओं का महाजाल है। यह जुड़ाव जो है यांत्रिक जुड़ाव है। इसको आंतरिक जुड़ाव के लिए जो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति का मूल्य है वसुधैव कुटुंबकम, उसे अपनाना पड़ेगा, उसे लाना पड़ेगा। वह आंतरिक जुड़ाव है। ग्लोबल विलेज तभी पारिवारिक समूह के रूप में प्रतिष्ठापित हो सकता है जब इस यंत्रों के तार को आंतरिकता के तार से जोड़ दें। और इसी को प्रतिपादित करते हुए आप अपने निबंध का समापन कर सकते हैं। इसमें 2 समापन के लिए आप चाहे तो पूर्व में मैंने बताया था, जयशंकर प्रसाद की बहुत सुंदर कविता है कि कोई भी विखंडन की बात आती है, चाहे वो क्षेत्रवाद का विखंडन हो, चाहे जातिवाद का हो, चाहे संप्रदायवाद का हो, तो उसमें जो साहित्य का योगदान है, जो साहित्य का मूल है, जो संस्कृति का मूल्य है, उसको दे सकते हैं कि शक्ति के विद्युत कण विकल बिखरे हैं जो निरुपाय, शक्ति के विद्युत कण विकल बिखरे हैं जो हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। यह जो बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति वाक्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यह संस्कृति का उद्घोष वाक्य है, जो कि सभी को सुखी, सभी को निरोग, सभी सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग कल्याणकारी घटनाएं देखें। क्या संप्रदायवाद कल्याणकारी घटना है? जातिवाद कल्याणकारी घटना है? क्षेत्रवाद कल्याणकारी घटना है? आए दिन जो भीड़ हिंसा हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, निर्भया के रूप में, भिन्न भिन्न प्रकार की घटनाओं के रूप में जो विद्रूपकारी घटनाएं निरंतर घटित हो रही हैं, यह कल्याणकारी घटना नहीं है। संस्कृति इन सब को दूर करते हुए सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग कल्याणकारी घटनाएं देखें और मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो। यह संस्कृति का, साहित्य का, समाज का मूल्य है, समाज का योगदान है। और इस रूप में आप अपने निबंध का समापन कर सकते हैं। एक बार हम फिर से इसको समराइज कर देते हैं। पहला है म्यूचुअल रिलेशंस बिटवीन लिटरेचर एंड कल्चर। तो इसमें साहित्य का स्वरूप क्या है, संस्कृति का स्वरूप क्या है, इसको बताइए। इसको बताने के पश्चात साहित्य और संस्कृति में अंतर संबंध क्या है। वस्तुतः इन दोनों को जोड़ने का काम मानव करता है। मानव वह पुल है जो साहित्य को, समाज को, संस्कृति को जोड़ता है। और ये सारी की सारी चीज़ें इन्हीं के लिए हैं, मानव का, मानव के द्वारा, मानव के लिए। फिर आप यह बताइए कि संस्कृत के जितने भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को, संस्कृति के जितने भी स्थापित मूल्य हैं, उन मूल्यों को साहित्य जीवंत करता है। राम की पुरातन कथा आज भी चली आ रही है। इसका वाहक का काम साहित्य करता है। और इस रूप में साहित्य
और संस्कृति एक दूसरे का उपकार करते हुए, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए निरंतर मानव का उत्थान करते हैं। और वह उत्थान सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत् के रूप में अभिव्यक्त होता है, जो आज के ग्लोबल विलेज में और अधिक प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि यह वह तार है जो कि यांत्रिक तारों की विखंडनात्मक प्रवृत्ति को खत्म करके जोड़ने का काम करता है। मित्रों, आपको भी इस आंतरिक तार को आगे बढ़ाना है लाइक के द्वारा, सब्सक्राइब के द्वारा, और अपने जो प्रतियोगी बंधु हैं उन तक इसको शेयर करके पहुंचा करके, ताकि हम अपने इस मिशन में आगे बढ़ें। धन्यवाद।